हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मल्टीपल स्क्लेरोसिस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसलिए इसको MSB बोलते हैं। नाउ इस वर्ड का मतलब क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या है? मल्टीपल का मतलब आपको पता है, मल्टीपल मतलब मैनी, काफी लोकेशंस पर। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है स्कार, स्कारिंग या फिर हार्डनिंग होना किसी टिश्यू का। तो इसका मतलब है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब MS, और MS से ही आप एक और चीज यहां पर याद रखेंगे। MS का मतलब माइलिन शीथ। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है? बेसिकली माइलिन शीथ अफेक्ट होती है, माइलिन शीथ डैमेज होती है। माइलिन शीथ का डैमेज होना क्या कहलाता है? डीमाइलिनेशन, मतलब माइलिन शीथ का लॉस होना और डैमेज होना। और ये माइलिन शीथ भी कहाँ की? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ जब डैमेज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, मीन्स जो नर्व्स निकल रही हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से, जब उनकी माइलिन शीथ अफेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गुइलेन-बार सिंड्रोम बोलते हैं। तो वो अलग डिसऑर्डर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब माइलिन शीथ डैमेज होती है, डीमाइलिनेशन होता है, तब हम उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो MS वैसे हम किसको बोलते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लेकिन आप याद रखने के लिए कि इसमें होता क्या है, तो MS से ही आप याद रखेंगे माइलिन शीथ। इसमें माइलिन शीथ डैमेज होती है कहाँ की? वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो MS क्या है? एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सबसे पहले ये क्या है? क्रॉनिक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल, मतलब कि ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी जो हमको प्रोटेक्ट करती है वो हमारे ही बॉडी के सेल्स पर अटैक करने लग जाती है। वैसे इम्यूनिटी क्या करती है? कोई भी फॉरेन बॉडी पर अटैक करती है जो भी हमारी बॉडी में आती है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए और हमारे ही बॉडी सेल्स को अटैक करने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून कंडीशन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। अब यहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस मैंने आपको बताया है कि मैनी और स्कार्स, ये इसलिए बोला है क्योंकि जब ये माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड के जो माइलिन शीथ है उसको अफेक्ट करती है, डैमेज करती है, तो डैमेज माइलिन शीथ जब हील होती है तो वो क्या बना देती है? स्कार बना देती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये कई जगह पर अफेक्ट करती है, काफी सारी लोकेशंस पर अफेक्ट करती है। तो जब भी हम MRI करते हैं तो उसमें क्या दिखता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कोड में जगह जगह क्या हो रखे हैं? डिफरेंट लोकेशंस पर, काफी लोकेशंस पर स्कारिंग हो रखी है। और इस स्कारिंग को हम क्या बोलते हैं? लीजन्स बोलते हैं। तो मल्टीपल लीजन्स नजर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इसलिए इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। मतलब मल्टीपल जगह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्क्लेरोसिस होना, स्कारिंग होना। नाउ इस कंडीशन में क्या होता है? द बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक द माइलिन शीथ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो माइलिन शीथ है उसी को बॉडी अटैक करने लग जाती है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है। माइलिन शीथ के बारे में अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहां पर आप ये जान लो कि माइलिन शीथ क्या करती है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है अराउंड नर्व फाइबर्स। जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के जो नर्व फाइबर्स हैं, मतलब जो एक्सोन्स हैं, उनके आसपास ये माइलिन शीथ उनके अराउंड प्रेजेंट होती है। तो किस तरह से होती है? सो ये हमारा न्यूरॉन है, ये क्या है? न्यूरॉन का सेल बॉडी है। यहाँ से क्या निकलते हैं? ये होते हैं डेंड्राइट्स, और ये लॉन्ग क्या होता है? ये होता है एक्सोन, जिसको हम नर्व फाइबर भी कहते हैं। अब इन एक्सोन को सराउंड करते हैं कौन से सेल्स? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और शवान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और यही सेल्स क्या बनाते हैं? माइलिन शीथ बनाते हैं। तो शीथ मतलब ये एक लेयर है, फैट की ये लेयर है। तो ये फैटी लेयर होती है जो कि एक्सोन्स को, ये जो एक्सोन्स हैं न्यूरॉन्स के, जिनको नर्व फाइबर भी हम बोलते हैं, इन नर्व फाइबर को प्रोटेक्ट करती है, इंसुलेट करती है। इंसुलेट का क्या मतलब है? प्रोटेक्ट का क्या मतलब है? अभी हम देखते हैं। तो इनका जो मेन फंक्शन है इस माइलिन शीथ का, ये जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है, इस माइलिन शीथ का मेन फंक्शन ये है कि जो भी सिग्नल्स न्यूरॉन कैरी करता है, तो जो भी नर्व इंपल्सेस या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो हैं वो यहाँ से ट्रैवल होती हैं, डेंड्राइट्स उनको रिसीव करता है, देन सेल बॉडी एंड देन एक्सोन की तरफ जाते हैं।
एंड देन दूसरा न्यूरॉन या फिर दूसरा सेल उसको रिसीव करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स का कंडक्ट होना, तो नर्व कंडक्शन। तो ये जो माइलिन शीथ है ये इंश्योर करती है कि ये जो नर्व कंडक्शन है, मतलब ये जो सिग्नल जो कि नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो प्रॉपरली जाएं, वो स्पीड से जाएं, एफिशिएंटली जाएं और टाइम से पहुंच जाए और अगले न्यूरॉन को प्रॉपर नर्व इंपल्स पहुंच जाए। जैसे कि जो एक वायर है, जब दूसरे वायर के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो करंट जैसे पास होता है, तो इसी तरह से इसमें भी क्या है, एक तरह से आप लगा लो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में करंट पास हो रहा है, लेकिन आपने जो वायर है, वायर के आसपास देखा होगा कवरिंग होती है, ब्लैक कलर की होती है, रेड कलर की होती है, तो डिफरेंट कलर की एक कवरिंग होती है, लेयर होती है। उसी तरह से ये जो माइलिन शीथ है ये न्यूरॉन के नर्व फाइबर्स के आसपास क्या है, एक कवरिंग है जो कि वायर्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, वो कवरिंग, ताकि वायर से करंट इधर उधर पास ना हो, सीधा उस वायर से जो भी टारगेट है वहां तक पहुंचे। इसी तरह से ये जो माइलिन शीथ है ये न्यूरॉन्स के आसपास एक कवरिंग इंसुलेटिंग लेयर बना के रखती है, ताकि जो सिग्नल्स हैं वो टाइमली स्पीड से पहुंचे, जहां पर पहुंचने वहीं पर पहुंचे, यहां से कहीं और लीक ना हो जाए। तो ये इसका काम है माइलिन शीथ का। क्या काम है माइलिन शीथ का? प्रोटेक्टिव कवरिंग है नर्व फाइबर्स के अराउंड, जो कि नॉर्मल कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस के लिए जरूरी है। जो नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है, मतलब यहां से सेल बॉडी गई, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से देन नेक्स्ट न्यूरॉन उसको रिसीव करता है साइनैप्स के थ्रू। तो ये जो नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन है, जो कंडक्शन है, ये प्रॉपर हो सके, ये माइलिन शीथ इंश्योर करती है। दो ये जो माइलिन शीथ है ये हर एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, कुछ एक्सोन्स में ये एब्सेंट भी होती है। तो जो एक्सोन्स जल्दी मैसेज ट्रांसमिट करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं, जो जैसे कि हमने कुछ गर्म टच किया तो हमें एकदम से पीछे करना होता है हाथ, तो उसमें ये ज़रूरी होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स में ये ज़रूरी होती है ये माइलिन शीथ। तो जिसमें भी फास्ट कंडक्शन जरूरी है वहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। कई जगह पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, वो इसलिए होती है जहां पर हमें स्लो कंडक्शन चाहिए, फास्ट सिग्नल हमें नहीं चाहिए। वो अभी मैं बताती हूँ कैसे होता है। तो ये माइलिन शीथ अफेक्ट होती है, इसमें ऑटो इम्यून कंडीशन है, इम्यूनिटी माइलिन शीथ को ही अटैक करती है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब दिस डैमेज द माइलिन शीथ, अब ये माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डीमाइलिनेशन बोलते हैं। मतलब ये डैमेज हो गई, लॉस हो गई माइलिन शीथ, इसमें स्कार्स बन गए जिनको लीजन्स या फिर प्लाक्स बोलते हैं। एंड समटाइम्स द नर्व फाइबर्स देमसेल्व्स, और कई बार क्या होता है, देखो अब ये है नॉर्मल माइलिन शीथ यहाँ पर न्यूरॉन पे, अब ये जो है डैमेज हो गई यहाँ पर माइलिन शीथ। तो जहाँ जहाँ पर माइलिन शीथ डैमेज हुई वहाँ पर ये जो नर्व फाइबर है, जो एक्सोन है, ये एक्सपोज हो गया। अब जब एक्सपोज हो गया, अब ये इसी को प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये एक्सपोज हो गया, तो इसके डैमेज होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, एक्सोन्स के भी। तो जो नर्व फाइबर्स हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं इससे, डिसरप्टिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द नर्वस सिस्टम। तो इससे क्या होता है, जब ये डैमेज होती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गड़बड़ा जाते हैं। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो नर्व सिग्नल्स है, वो यहाँ तो प्रॉपरली पहुंच नहीं पाते अगले न्यूरॉन तक। अगर माइलिन शीथ अफेक्ट हो गई है, माइलिन शीथ डैमेज हो गई है, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ से लीक हो जाए, कहीं और चले जाएं, तो नर्व सिग्नल्स इम्प्रॉपर वे में ओवर स्टिमुलेशन कोज कर सकते हैं, या फिर स्लो कंडक्शन हो सकती है, डिले रिस्पॉन्स हो सकता है, टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये चीज़ें इसमें होती है। तो बेसिकली नर्व सिग्नल्स इसमें इम्पेयर्ड होते हैं। अब माइलिन शीथ हम देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो, ये है माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिसके एक्सोन पर क्या है, ये माइलिन शीथ है। ये देखो माइलिन शीथ। अब ये जो माइलिन शीथ है ये ऐसे प्रेजेंट होती है, इस तरह से एक्सोन्स के ऊपर। अब जहां जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो देखो ये नर्व इंपल्स जो है कितनी फास्ट स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा है। जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है तो वहां स्लो जा रहा है। अब मैंने आपको बताया कि हमको फास्ट कब चाहिए, बहुत सारी चीजों में हमको फास्ट एक्शन शो करना होता है, जैसे कि कुछ गरम टच कर लिया, बहुत सारे एग्जांपल जिसमें हमको एकदम से एक्शन शो करना होता है, तो मोटर न्यूरॉन काम आते हैं जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। कई चीज़ों में हमको स्लो रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमको एकदम से फास्ट नहीं चाहिए होती। अब माइलिन शीथ क्या होती है, फैटी इंसुलेटिंग लेयर होती है, जो कि एक्सोन्स, जो नर्वस सिस्टम के एक्सोन्स हैं उनको सराउंड करती है। तो ये एक्सोन पर प्रेजेंट होती है माइलिन शीथ। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स बनाते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शवान सेल्स बनाते हैं। ये जो सेल्स हैं ये क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं।
अब फंक्शंस इसके क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब ये फैट की लेयर है तो इंसुलेट करके रखती है, तो ये लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रिवेंट करती है। अब देखो यहाँ पर ये माइलिन शीथ है तो ये फैट की लेयर है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं ये सीधा यहाँ से सेल बॉडी से सीधा एक्सोन तक, एंड तक जाएंगे, एक्सोन टर्मिनल तक। इस माइलिन शीथ की इंसुलेशन के कारण, ये जो माइलिन शीथ इंसुलेट प्रोवाइड कर रही है, फैटी इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है, तो ये जो सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है ये सीधा यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ लीक नहीं हो जाएगा। तो ये लीकेज को प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की। जैसे कि अब जो वायर है, आप वायर का एग्जांपल लीजिए, जो तारे होती है घर में, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, अब उसके ऊपर क्या होता है, कवरिंग होती है, राइट, उसके ऊपर कवरिंग होती है। अब अगर कवरिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि जो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, अगर हम उसको टच करेंगे वो हमारे अंदर ट्रांसमिट हो सकती है, राइट। ऐसे ही स्पार्किंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कवरिंग है तो वो प्रोटेक्टेड है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या फिर नर्व इंपल्सेस न्यूरॉन में भी ट्रांसमिट होती है, जिसको माइलिन शीथ इंसुलेट करके रखता है और लीकेज को प्रिवेंट करता है। फास्ट कंडक्शन, अब ये जो माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ इस तरह से प्रेजेंट होती है, मैंने बताया कि बीच में गैप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर गैप है, और इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इस गैप को हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। तो ये जो इंपल्सेस है, नर्व इंपल्सेस, ये जंप करती हैं इस तरह से, ये सीधी नहीं जा रही, ये जंप करके जा रही है, मतलब जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है वहां पर नर्व इंपल्स नहीं है, उसके आगे जंप कर रही है जहां जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। और जब नर्व इंपल्सेस जंप करके जाती हैं इसलिए वो जल्दी पहुंच जाती है, नर्व इंपल्सेस सिग्नल जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इसको सारा रास्ता तय करना पड़ रहा है, यहाँ पर इसलिए टाइम लग रहा है। तो माइलिन शीथ जो है सॉल्टेटरी कंडक्शन करवाती है, सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है इसको कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन बोलते हैं। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन की वजह से फास्ट स्पीड हो जाती है नर्व सिग्नल की। एनर्जी एफिशिएंट, क्योंकि क्या हो रहा है कि जहाँ पर नोड्स ऑफ रेनवियर है वहीं पर नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो रही, मतलब वहीं पर नर्व इंपल्स है, बाकी जगह पर क्या है, जंप कर 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 जा रही है। तो इससे क्या होता है, एनर्जी भी सेव होती है, एटीपी सेव होती है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ऑफ कोर्स ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है माइलिन शीथ, क्योंकि देखो आप अगेन वही वायर का एग्जांपल लो, तो उसके अराउंड अगर कवरिंग होगी तो वायर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी तरह से यहाँ पर एक्सोन या फिर नर्व फाइबर को नुकसान नहीं पहुंचता, ये प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट इज कोजेज एंड रिस्क फैक्टर। अब इसका कोज क्या है, ऑटो इम्यून रिएक्शन है मोस्ट कॉमनली। अब ये ऑटो इम्यून रिएक्शन क्या है हमें नहीं पता, इसका एग्जैक्ट कोज कि ये क्यों होता है ऑटो इम्यून इसमें। नाउ नेक्स्ट जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि एक फैमिली से दूसरी में ये रन हो रही है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लो विटामिन डी। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है, बोन्स के लिए तो होता ही है, इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी होता है। और अगर विटामिन डी लो है तो इम्यून सिस्टम अलग से रिएक्ट कर सकता है, इम्यून सिस्टम एक डिफरेंट रिएक्शन शो कर सकता है, वो ओवर एक्टिव हो सकता है। अब ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून कंडीशन कोज कर सकता है, तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। उसके इलावा क्या है, स्मोकिंग भी ट्रिगर कर सकता है ये कंडीशन। स्मोकिंग करने से क्या होता है, टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनते हैं जो कि इस कंडीशन को ट्रिगर कर सकते हैं। इन्फेक्शन जैसे कि कुछ वायरसेस जैसे कि एप्स्टेन बार वायरस, वो भी ये कंडीशन कोज कर सकता है। अब ये यूजुअली किस में होता है, 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा दिखाई देता है, और विमेन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं मैन की बजाय। और इसका रीज़न क्या हो सकता है, विमेन क्यों ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, हॉर्मोन्स की वजह से। इसमें हॉर्मोन्स का इन्फ्लुएंस है, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल क्या कर सकता है, इम्यूनिटी को ओवर एक्टिव कर सकता है, तो विमेन ज्यादा इसमें अफेक्ट होती हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है, इम्यून मेडिएटेड डीमाइलिनेशन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इम्यूनिटी ओवर एक्टिव हो जाती है, ऑटो इम्यून कंडीशन है ये। इम्यूनिटी ही क्या करती है, माइलिन शीथ को अटैक करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीमाइलिनेशन, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। इससे क्या हो सकता है, माइलिन लॉस हो जाएगा, डीमाइलिनेशन हो जाएगा और कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, माइलिन किसके लिए जरूरी है, नर्व के कंडक्शन के लिए, तो नर्व सिग्नल्स को प्रॉपर पहुंचाने के लिए। अब माइलिन शीथ ही डैमेज हो रही है तो
प्रॉब्लम किस में आएगी, नर्व सिग्नल्स में। तो चाहे हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं, चाहे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, उनमें प्रॉब्लम आएगी। तो मोटर इंपल्सेस, सेंसेशन, इन सब में प्रॉब्लम आएगी, नंबनेस फील होगी, रिफ्लेक्सेस ओवर एक्टिव हो जाएंगे। तो ये सभी कंडीशन अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है। तो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो रहा है, स्कारिंग हो रही है। स्कारिंग किसकी हो रही है, माइलिन शीथ की हो रही है, क्योंकि माइलिन शीथ डैमेज हो रही है। और इस स्कारिंग को हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक लीजन्स बोलते हैं या फिर प्लाक बोलते हैं। तो ये फॉर्म हो जाता है, लीजन्स या फिर प्लाक हम इस कंडीशन में बोलते हैं, जो कि हम एमआरआईज में देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, लीजन देखते हैं या फिर प्लाक देखते हैं। देन क्रॉनिक डिसीजेस, अगर क्रॉनिक टाइम से ये चला आ रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो क्या होगा, अल्टीमेटली एक्सोन डिजनरेशन हो जाएगा। क्योंकि जब माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगी तो एक्सोन एक्सपोज हो जाएगा। एक्सोन एक्सपोज होगा तो एक्सोन भी डैमेज हो जाता है, जिसको एक्सोनल डिजनरेशन कहते हैं। और ये इरिवर्सिबल डिसेबिलिटी होती है, मतलब कि जो भी डिसेबिलिटी इससे आती है, चाहे वो पर्सन वॉक नहीं कर पा रहा, फिर उसको पैरालिसिस हो गया, तो ये देन इरिवर्सिबल होता है अगर एक्सोन डिजनरेशन हो जाता है। देन लीजन अकरिंग वाइट मैटर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल ट्रैक्ट एंड ऑप्टिक नर्व। अब क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रहा है तो ब्रेन और स्पाइनल कोड को ये इफेक्ट करता है। वाइट मैटर ऑफ ब्रेन, वाइट मैटर क्यों, क्योंकि ये एक्सोन्स हैं। तो एक्सोन्स क्या बना रहे हैं, वाइट मैटर बना रहे हैं। तो वाइट मैटर इसमें अफेक्ट हो रहा है, साथ में ही ऑप्टिक नर्व इसमें अफेक्ट होती है, जिसके कारण और साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि विजन चेंजेस देखने को मिलते हैं, ब्लरी विजन इसमें होता है। और सिम्टम्स डिपेंड ऑन लीजन साइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो नहीं है कि ब्रेन का कोई एक ही स्ट्रक्चर है, ब्रेन में कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइनल कोड में कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं। अब जहां पर लीजन होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, ब्रेन और स्पाइनल कोड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहां पर लीजन हो जाएगा, जहां की माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगी, वहीं के सिम्टम शो होने लग जाएंगे। सपोज सेरिबेलम डैमेज हो गया है, तो सेरिबेलम जिसको कंट्रोल करता है वो चीज डैमेज हो जाएगी, जैसे कि अटैक्सिया उसमें देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि ब्रेन में किस जगह पर लीजन हुआ है, तो वो जो प्लेस है, वो जो लोकेशन है, वो किस पार्ट को कंट्रोल कर रही है, तो उसके बेसिस पर सिम्टम्स आएंगे। इसलिए इसके जो सिम्टम्स हैं सारे पर्सन में सेम नहीं होते। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो पर्सन है, हर किसी में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसी पर्सन का कोई ब्रेन का पार्ट या स्पाइनल कोड का पार्ट अफेक्ट हुआ है, किसी पर्सन का कोई और पार्ट अफेक्ट हुआ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। तो उस पर डिपेंड करता है कि क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं, सबसे कॉमन टाइप इसका होता है रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। रिलैप्स का क्या मतलब होता है, रिलैप्स का मतलब होता है सिम्टम्स का अपीयर होना, और रेमिटिंग का मतलब क्या होता है, सिम्टम्स का डिसअपीयर हो जाना, मतलब रेमिशन में चले जाना। मतलब एकदम तो फ्लेयर अप आएगा, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, और रेमिशन मतलब एकदम से सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाएंगे, दब जाएंगे। तो ये सबसे कॉमन फॉर्म है। इसमें सिम्टम्स क्या होता है, कम्स एंड गो, सिम्टम्स आते हैं, थोड़े टाइम तक रहते हैं, फिर इंप्रूवमेंट नजर आती है, क्योंकि सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ये क्या है, विद पीरियड्स ऑफ रेमिशन। तो ये सबसे कॉमन टाइप है। अराउंड 85% जो केसेस हैं उनमें रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। जैसे कि एक टाइम पर पर्सन को क्या है, ब्लरी विजन हो रहा था, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई, ऑप्टिक नर्व की जो माइलिन शीथ है, अब थोड़े टाइम बाद उसका जो विजन है वो इंप्रूव हो गया, तो विजन के जो सिम्टम्स है वो दब गए। अब दोबारा से रिलैप्स आया, अब क्या हुआ, उसका जो वॉकिंग है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरह से रिलैप्स और रेमिशन होता है, सिम्टम्स आते हैं, दब जाते हैं, फिर हो सकता है नए सिम्टम्स आ जाएं, इस तरह से होता है। देन आता है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, SPMS। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव क्यों बोल रहे हैं इसको, कि प्राइमरली तो RRMS होगा, रिलैप्सिंग रेमिटिंग दिखाई देगा, उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये जो कंडीशन है ये स्टेडली वर्स हो जाएगी, मतलब ये प्रोग्रेस कर जाएगी, फिर उसके बाद रेमिशन नहीं आएगा, सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होंगे, अब ये वर्स होती जाएगी। तो इसलिए इसको सेकेंडरी प्रोग्रेसिव बोलते हैं। प्राइमरी प्रोग्रेसिव MS क्या होता है, PPMS, इसमें शुरू से ही जो सिम्टम्स हैं वो वर्स होते जाते हैं। इसमें कोई भी क्या होता है कि रिलैप्स नहीं होता, कभी भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे और गायब नहीं होंगे। इसमें जो सिम्टम्स है शुरू से ही आएंगे और देन वर्स होते जाएंगे। तो ये क्या है, प्राइमरी प्रोग्रेसिव, मतलब जो कंडीशन है वो प्रोग्रेस करती जाएगी शुरू से ही। देन है प्रोग्रेसिंग रिलैप्सिंग, इसमें क्या होता है, ये भी स्टेडली वर्स होती जाती है, ये जो कंडीशन है ये भी वर्स होती जाएगी, लेकिन कभी कभी इसमें ओकेजनल रिलैप्सेस देखने को मिलेंगे।
कभी कभी इसमें ओकेजनल रिलैप्सेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिम्टम्स थोड़े डिसअपियर हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर डिसअपियर हो जाएंगे, लेकिन ओकेजनली ही इसमें होता है। सो सबसे कॉमन क्या है, रिलैप्सिंग रेमिटिंग, जिसमें सिम्टम्स आएंगे एंड देन रेमिशन हो जाएगा। अब उसके बाद है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव, मतलब पहले RRMS जैसा होगा और फिर स्टेडली वर्स होती जाएगी सिचुएशन, फिर रेमिशन या फिर रिलैप्स नहीं होगा। प्राइमरी प्रोग्रेसिव, शुरू से ही कंडीशन वर्स होती है, इसमें कोई भी रिलैप्स और रेमिशन नहीं होता। देन प्रोग्रेसिंग रिलैप्सिंग भी इस तरह से ही है, PPMS जैसा ही, लेकिन इसमें कभी कभी ओकेजनल रिलैप्सेस नजर आते हैं। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में। नाउ इसको डिसीज ऑफ 1000 फेसेस कहते हैं। 1000 फेसेस इसलिए क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट्स हैं उनके साइन एंड सिम्टम्स सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट इसलिए होंगे, अगेन मैंने बताया कि लीजन कहाँ पर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कौन से आएंगे। तो इसलिए इसको डिसीज ऑफ 1000 फेसेस कहते हैं। हर किसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में। सबसे पहले आता है सेंसरी इश्यूज। एक और बात, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो अपर मोटर न्यूरॉन है वो अफेक्ट होता है, जो कि ब्रेन से स्पाइनल कोर्ड तक जो सिग्नल्स जाते हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो इसमें जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं वो अफेक्ट होती है, जिनकी वजह से जो सिम्टम्स है वो अपीयर होते हैं। सबसे पहले सेंसरी सिम्टम्स या फिर सेंसरी इश्यूज क्या आते हैं। सो सेंसरी जो न्यूरॉन्स है जब वो अफेक्ट होते हैं तो सेंसरी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि नंबनेस और टिंगलिंग या फिर बर्निंग जैसी सेंसेशन। तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उसमें नंबनेस, नंब हो जाएंगे वो, उसमें टिंगलिंग जैसे सुई चुभ रही हो, इस तरह की जो सेंसेशन है, बर्निंग सेंसेशन, ये सभी सेंसेशन आती है जिसको हम पैरेस्थीसिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन। इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो ऐसी सेंसेशन आना, इसको हम क्या बोलते हैं, लर्मिट साइन बोलते हैं। तो जब भी पेशेंट की, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट की, जब हम नेक को इस तरह से फ्लेक्स करते हैं तो डाउनवर्ड द स्पाइन की तरफ, नीचे की तरफ ऐसी सेंसेशन आती है जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे कि करंट लग गया हो। तो इस तरह की सेंसेशन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लर्मिट साइन बोलते हैं। सर्वाइकल स्पाइनल ट्रैक्ट्स के अफेक्ट होने के, डीमाइलिनेशन होने के कारण ये होता है। प्लस इसमें क्या होता है, डीमाइलिनेशन के कारण जो सिग्नल्स है वो लीक होते हैं, तो नर्व इंपल्सेस लीक होने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये साइंस आते हैं। उसके बाद आता है मोटर सिम्टम्स। तो जो भी मोटर न्यूरॉन्स है जो कि हमारी मसल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, जब वो अफेक्ट होती हैं, उनकी डीमाइलिनेशन होती है, तो क्या सिम्टम्स आते हैं, इससे क्या होता है, ड्यू टू ब्लॉक्ड और स्लोड सिग्नल्स। अब अगर उनकी डीमाइलिनेशन हो जाएगी तो नर्व सिग्नल्स या फिर तो स्लो जाएंगे या फिर ब्लॉक हो जाएंगे या फिर लीक हो जाएंगे। तो इस तरह से सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि मसल वीकनेस, मसल वीक हो जाएंगे, पर्सन हमेशा थका हुआ फील करेगा, इवन इफ उसने कुछ भी नहीं किया तब भी वो बहुत ज्यादा थकावट फील करता है इसमें। तो मसल वीक रहते हैं। मसल स्पाज्म एंड स्टिफनेस, मसल में स्पाज्म होती है, इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, दैट इज मसल स्पाज्म और स्टिफ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मसल स्पाज्म और स्टिफनेस देखने को मिलती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। पुअर कोऑर्डिनेशन या फिर अटैक्सिया। अटैक्सिया क्या है, अटैक्सिया क्या होता है, जो भी हम वॉलंटरी, जो हम चलते फिरते हैं, बैलेंस बनाते हैं अपना चलने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अटैक्सिया। जब वो बैलेंस नहीं बन पाता तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहती चलने में, हमारे जो मूवमेंट्स है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं रहते, तो क्या होगा, इसमें पेशेंट का जो गेट है वो डिस्टर्ब रहता है, बैलेंस डिस्टर्ब रहता है, इसमें पेशेंट क्लमजी रहता है। तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि जो अल्कोहलिक पेशेंट होता है वो कैसा रहता है, अल्कोहलिक पेशेंट अच्छे से चल नहीं पाता, ऐसे ही इसमें देखने को मिलता है। पुअर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलती है, पेशेंट का जो गेट है, बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं रहता है, जिसको हम अटैक्सिया बोलते हैं। देन आता है ट्रेमर्स, जो मसल है वो शेक करते हैं, जिनको ट्रेमर्स बोलते हैं। डिफिकल्टी वॉकिंग, बैलेंस प्रॉब्लम्स, अगेन वॉकिंग में प्रॉब्लम आती है, बैलेंस नहीं पर्सन बना पाता अपना। पॉजिटिव रोम्बर्ग साइन, इसमें रोम्बर्ग साइन पॉजिटिव होता है, उसमें हम क्या करते हैं रोम्बर्ग साइन में, रोम्बर्ग साइन में हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपने फीट क्लोज करके ऐसे स्टैंड खड़े हो। तो जब उसकी आईज ओपन है तब तो क्या होता है कि वो सीधा खड़ा रहता है, जैसे ही अपनी आईज क्लोज करता है इस पोस्चर में विद फीट टुगेदरली क्लोज होने चाहिए, तो क्या होगा कि पेशेंट इस तरह से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें इंपेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है, जो बैलेंस का जो हमारा मैकेनिज्म है बैलेंस मेंटेन करने का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो
इस तरह से पर्सन को लगता है कि वो गिरने वाला है, तो पॉजिटिव रोम्बस साइन आता है। पैरालिसिस, अब अगर कंप्लीट ब्लॉक हो जाए नर्व सिग्नल्स तो क्या होगा, पैरालिसिस भी हो सकता है इसमें। हाइपर रिफ्लेक्सिया, इसमें जो रिफ्लेक्स हैं वो ओवर एक्टिव होंगे। हाइपर रिफ्लेक्सिया इसमें देखने को मिलेगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, रिफ्लेक्सेस ओवर एक्ट करेंगे, जो नॉर्मल जो रिफ्लेक्सेस है उससे ज्यादा इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें भी हमें बाबिन्स्की रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। सो दिस इज बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। तो फुट का जो सोल है, जब हम लेटरली उस पर इस तरह से कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, एडल्ट्स में हम पैर को इस तरह से करते हैं, लेकिन बाबिन्स्की रिफ्लेक्स में क्या होगा, जो पैर है वो फैन लाइक इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा। तो जो ये टो है ये इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगी, इसको हम बाबिन्स्की रिफ्लेक्स बोलते हैं। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या अफेक्ट कर रहा है कि जो न्यूरॉन्स है उन पर अफेक्ट पड़ा है। तो ये भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमको देखने को मिलता है। हालांकि जो बच्चे हैं उनमें ऑपोजिट होता है। बेबीज में अगर हम ये रिफ्लेक्स करते हैं तो वो उनका ये जो बाबिन्स्की रिफ्लेक्स है वो पॉजिटिव नहीं माना जाएगा अगर वो इस तरह से टो करते हैं, क्योंकि बेबीज में डिफरेंट होता है। अब हमने जो अटैक्सिया पढ़ा, अब ये अटैक्सिया क्या इंडिकेट करता है कि सेरिबेलम में लीजन हो गए हैं, तो सेरिबेलम के जो न्यूरॉन्स है वहां पर डीमाइलिनेशन हो गई है, तो अटैक्सिया उसको इंडिकेट करता है मेनली। अब नेक्स्ट इज कॉग्निटिव एंड इमोशनल चेंजेस। कॉग्निटिव एंड इमोशनल चेंजेस क्या आएंगे, मेमोरी प्रॉब्लम्स होगी, मेमोरी डिक्लाइन हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम, फोकस नहीं कर पाएगा पर्सन एक चीज पर, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, फटीग, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो पेशेंट है उनमें फटीग देखने को मिलता है, वो यूजुअली थके हुए ही फील करते हैं हर टाइम। देन आता है विजुअल सिम्टम्स। अगर ऑप्टिक नर्व डीमाइलिनेट होगी या ऑप्टिक नर्व में जो सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर्ली नहीं जा पा रहे तो ब्लर्ड और डबल विजन शुरू होता है। पेनफुल आई मूवमेंट्स, जब आईज वो घुमाएगा इधर उधर देखेगा तो वो पेनफुल होती है आई मूवमेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस बोलते हैं, मतलब ऑप्टिक नर्व में इंफ्लेमेशन की वजह से पेन होता है। पार्शियल और कंप्लीट विजन लॉस भी हो सकता है, तो अगर जो नर्व सिग्नल है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो गए हैं तो कंप्लीट विजन लॉस भी हो सकता है। निस्टैग्मस, इसमें क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी आई मूवमेंट होती है। इसके बाद अगर ऑटोनोमिक फंक्शंस अफेक्ट होते हैं, जो ट्रैक्स ऑटोनोमिक फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है, तो उससे क्या सिम्टम्स आते हैं, ब्लैडर एंड बाउल इशू। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या हो सकता है, यूरिनरी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है या फिर रिटेंशन भी हो सकता है। तो यहाँ तो उसको बार बार यूरिन आ रहा है, जो यूरिनरी मसल है यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहे, या फिर क्या होगा, रिटेंशन, जो ओवर एक्टिव हो जाएंगे, वो जो मसल्स हैं वो रिटेन करने लग जाएंगे यूरिन को, तो दोनों सिम्टम्स आ सकते हैं। इसी तरह से बाउल में भी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और बाउल इनकॉन्टिनेंस, डायरिया भी हो सकता है। उसके बाद स्पीच एंड स्वॉलोइंग में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्लर्ड स्पीच होगी जिसको डिसआर्थरिया बोलते हैं, डिफिकल्टी स्वॉलोइंग जिसको डिस्फेजिया बोलते हैं। अदर सिम्टम्स क्या आएंगे, इसको बोलते हैं यूथ ऑफ साइन। यूथ ऑफ साइन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट सेंसिटिविटी, जो पर्सन है वो हीट नहीं झेल पाएगा, उसको हीट से सेंसिटिविटी हो जाएगी। हीट सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि जैसे ही उसको हीट लगेगी तो जो उसके सिम्टम्स हैं वो फ्लेयर अप हो जाएंगे, सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है उस टाइम पर उसको बहुत हीट लग रही है, स्वेट आ रहा है, तो इन पर्सन्स में क्या है, ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी होती, तो सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं हीट के साथ। तो इनको कोल्ड एंड काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूथ ऑफ साइन बोलते हैं। वर्टिको, डिसीनेस, चक्कर आना ये भी हो सकता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है नर्व के अफेक्ट होने के कारण। अब उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब कैसे डायग्नोस करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल असेसमेंट करेंगे। साइंस देख सकते हैं, पेशेंट से सिम्टम्स पूछ सकते हैं क्या आ रहे हैं, कब से स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे क्या है, रूल आउट नहीं होता कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, क्योंकि हर पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, वरी करते हैं इसमें। तो सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड इसमें टेस्ट है वो क्या है, एमआरआई। एमआरआई मींस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये इमेजिंग टेस्ट हम कौन सा करते हैं, एमआरआई इसमें सबसे पहले करते हैं। और एमआरआई में हमको क्या दिखता है, लीजन्स दिखते हैं। तो ये इस तरह के ये जो लीजन्स हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको नजर आते हैं। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है एमएस डायग्नोसिस के लिए, डिटेक्ट प्लैक्स और लीजन। तो अगर प्लैक बोल रहे हैं या फिर लीजन बोल रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तो एक ही बात है। तो लीजन्स का क्या मतलब है, जहां पर स्कारिंग हो रखी है इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। उसके बाद हम लंबर पंचर भी कर सकते हैं। अब लंबर पंचर हर किसी में परफॉर्म नहीं कर सकते, हमको देखना होता है। लंबर पंचर से हमेशा पहले क्या करते हैं, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करते हैं, ताकि हमें पता लगे कि इस पर्सन में सेफ है लंबर पंचर परफॉर्म करना। तो ये इंफ्लामेटरी मार्कर्स हम इसमें देखते हैं, क्योंकि लंबर पंचर में हम सीएसएफ लेते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सीएसएफ का सैंपल लेके
उसमें इंफ्लामेटरी मार्कर्स देखते हैं। इंफ्लामेटरी मार्कर्स का क्या मतलब है, क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो जो हमारी इम्यूनिटी है, अगर ऑटो इम्यून कंडीशन होगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, तो ऑटो इम्यून की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एंटीबॉडीज हैं उनका लेवल ज्यादा होगा, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स, इनका लेवल ज्यादा होगा सीएसएफ में। और कहीं अगर हम ब्लड का सैंपल लेते हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही है, हमको सीएसएफ का सैंपल लेना पड़ेगा। अगर सीएसएफ में एंटीबॉडीज का लेवल ज्यादा है तो ही वो इंडिकेट कर सकता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो पॉजिटिव ओलिगोक्लोनल बैंड्स नजर आते हैं। ओलिगोक्लोनल बैंड्स किसको बोल रहे हैं, कि जहां पर ज्यादा एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन हो सकती है। तो सीएसएफ सजेस्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन 95% केसेस, 95% केसेस में सीएसएफ ही बता देता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। उसके बाद इवोक्ड पोटेंशियल्स। इवोक्ड पोटेंशियल्स क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल टेस्ट होता है जो कि मेजर करता है हाउ फास्ट एंड हाउ वेल योर ब्रेन एंड नर्व्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन। इवोक्ड पोटेंशियल में बेसिकली क्या किया जाता है, जो पेशेंट की जो बॉडी है उस पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, जैसे कि स्काल्प पर या फिर अदर बॉडी पार्ट्स पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और स्पेसिफिक स्टिमुलस दिया जाता है। अब उस स्टिमुलस के लिए जो ब्रेन और नर्व्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, वो किस तरह से एक्ट करती हैं, नर्व्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं उस स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ब्रेन और नर्व्स कितने अच्छे से जो कंडक्शन है उसको पास कर रही हैं। तो ये भी एक टेस्ट है। अगर डिलेड कंडक्शन होता है तो उससे क्या सजेस्ट होता है कि डीमाइलिनेशन हो गया है न्यूरॉन्स का। अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं भी है तो भी ये दिखा देता है टेस्ट कि अगर डिलेड कंडक्शन हो रहा है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस सजेस्ट करता है। अब ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता, तो इसका कोई भी क्योर नहीं होता। हम पेशेंट की लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, सिम्टम्स को इंप्रूव कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब इसके गोल्स क्या हैं, मैनेज एक्यूट अटैक्स, जो रिलैप्सेस आते हैं, जो कि एकदम से फ्लेयर अप हो जाते हैं, जो सिम्टम्स हैं सीवियर हो जाते हैं, उसको मैनेज करना अगर एक्यूट अटैक्स आए हैं। दूसरा स्लो प्रोग्रेशन, जो डिसीज की जो प्रोग्रेशन है, मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, उसको हमने रोकना है। जो डीमाइलिनेशन है उसको स्लो करना है। एक्सोनल डिजेनरेशन ना हो, बेसिकली उसको प्रिवेंट करना है। कंट्रोल सिम्टम्स एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल करने हैं जो आ रहे हैं, क्योंकि इसका कोई डेफिनेटिव क्योर नहीं है, तो सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे ताकि पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो सके। तो ट्रीटमेंट आता है एक्यूट रिलैप्स का। अगर पेशेंट हमारे पास आया है, उसको एक्यूट रिलैप्स हुआ है, तो क्या हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें हाई डोज कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। तो हाई डोज इसमें स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स क्या करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ऑटो इम्यून कंडीशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये क्या करता है, रिलैप्स ड्यूरेशन को शॉर्ट कर देता है। इसमें हम आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन या फिर ओरल प्रेडनिसोलोन देते हैं। अब अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वर्क नहीं कर रहे, वो फेल हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं, जिसको प्लाज्मा फेरेसिस बोलते हैं। मतलब पेशेंट का जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा को चेंज किया जाता है, प्लाज्मा को एक्सचेंज किया जाता है। पेशेंट का जो प्लाज्मा है उसको एक्सचेंज किससे या फिर रिप्लेस किससे कर दिया जाता है, फ्रेश प्लाज्मा से या फिर एल्बुमिन से रिप्लेस कर दिया जाता है। प्लाज्मा को क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा में ही क्या है, वो हार्मफुल एंटीबॉडीज हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि माइलिन शीथ को अटैक कर रहे हैं। इसलिए हम प्लाज्मा को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो इससे अगर सीवियर रिलैप्स है लेकिन स्टेरॉइड से पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तब हम प्लाज्मा एक्सचेंज कर देते हैं। प्लाज्मा एक्सचेंज करके पेशेंट की बॉडी में वापस ब्लड को डाल दिया जाता है। अब उसके बाद आता है डिसीज मॉडिफाइंग थेरेपीज, जिसको डीएमटीज बोलते हैं, मतलब डिसीज को मॉडिफाई करना। अब ये ऑटोइम्यून कंडीशन है, इसका भी गोल क्या होता है डिसीज मॉडिफाइंग थेरेपीज का, फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ रिलैप्स को स्लो करना। तो इसको रिड्यूस करना कि जो रिलैप्सेस आ रहे हैं, जो सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना ताकि बार बार ये ना हो और उसका इतना सीवियर इम्पैक्ट ना देखने को मिले, सिम्टम्स थोड़े कम हो। और डिसेबिलिटी को डिले करना, डिसीज प्रोग्रेशन को स्लो करना। अब इसमें क्या होगा कि हम बेसिकली इम्यून सिस्टम पर वर्क करेंगे, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करेंगे, जिससे जो ऑटो इम्यून जो कंडीशन है, जो कि इम्यूनिटी अटैक कर रही है माइलिन शीथ को, उसको कम किया जा सके। अब फर्स्ट आता है इंजेक्टेबल थेरेपीज। इसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं स्किन में, जैसे कि इंटरफेरोन बीटा, ग्लैटिरामेर एसीटेट। ये क्या करते हैं, ये भी काम डाउन करते हैं इम्यून सिस्टम को, और ये जो रिलैप्सेस हैं उसको प्रिवेंट करते हैं, उसकी प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं ताकि रिलैप्सेस कम हो। उसके बाद वेनस इन्फ्यूजन्स, वेन में इन्फ्यूजन्स दिए जाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के, जैसे कि एलेम्ट्यूजुमैब, नेटलीजुमैब, रिटुक्सीमैब, ऑक्रेलीजुमैब। सो ये क्या है,
लास्ट में क्या आ रहा है, मैब आ रहा है, ज़ुमैब। तो ये क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। अगेन ये भी क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को थोड़ा काम डाउन करते हैं, रिलैप्सिस की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद ओरल मेडिकेशंस भी इसमें आती हैं, जिसमें है फिंगोलिमोड, डाइमिथाइल फ्यूमरेट, टेरिफ्लुनोमाइड। तो अगेन सेम फंक्शन है इन सबका कि ये फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ रिलैप्सिस को रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं, इम्यून सिस्टम पर ये वर्क करते हैं। उसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जो सिम्टम्स को इंप्रूव करने के लिए जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। फर्स्ट आता है ब्लैडर डिस्फंक्शन। ब्लैडर डिस्फंक्शन, अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो उसके जो मसल्स हैं उसको काम डाउन करने के लिए ऑक्सीब्यूटाइनिन दिया जाता है ताकि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सके। कैथेटराइजेशन, अगर रिटेंशन हो रही है तो कैथेटराइजेशन, कैथेटर डालकर यूरिन को रिमूव किया जाता है। अब जो कैथेटराइजेशन है वो हम पेशेंट को भी सिखा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं सेल्फ कैथ करने के लिए अगर पेशेंट घर पर है तो। उसके बाद डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन हो रहा है, पेशेंट को कॉग्निटिव इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट होता है। सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आते हैं, इसमें काउंसलिंग होती है पेशेंट की, तो इससे सिम्टम्स मैनेज होते हैं। देन मसल स्पाज्म इसमें होता है, तो मसल स्पाज्म के लिए क्या है, मसल स्पाज्म को रिलीव करने के लिए बैक्लोफेन दे सकते हैं या फिर फिजियोथेरेपी पेशेंट को सिखा सकते हैं कि कैसे वो अपने टास्क को मैनेज कर सकता है। उसके बाद पेन के लिए गाबापेंटिन, जो भी न्यूरोलॉजिकल पेन होते हैं उसके लिए गाबापेंटिन देते हैं। फटीग, थकावट हो रही है, उसके लिए एमेंटाडाइन देते हैं जो कि डोपामाइन को रिलीज करता है, जिससे पेशेंट थोड़ा सा एनर्जेटिक और हैप्पी फील करता है। अब इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर विटामिन डी लो है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते हैं, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए काम करते हैं। इसके अलावा क्या क्या पेशेंट को एजुकेट करेंगे, पेशेंट की फैमिली मेंबर्स को ये एजुकेट करना है कि काम इन्वायरमेंट पेशेंट के आसपास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो ट्रिगर है जैसे कि स्ट्रेस हो गया, स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग पेशेंट को नहीं करना। स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस जैसे कि इंजरी हो गया है, मेंटल स्ट्रेस हो गया, फिजिकल स्ट्रेस हो गया, ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ज़्यादा इसमें एक्सरसाइज नहीं करनी होती क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट पेशेंट के लिए सेंसिटिविटी है और हीट से क्या होता है, पेशेंट के सिम्टम्स और फ्लेयर अप होते हैं, तो वो भी अवॉइड करना है। जेंटल एक्सरसाइजेज जैसे कि स्विमिंग पेशेंट कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है इसमें। इसके अलावा हैवी एक्सरसाइजेज इसमें अवॉइड करना होता है, कोई स्ट्रेस अवॉइड करना होता है, इसमें स्मोकिंग अवॉइड करना होता है, तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा पेशेंट क्लमजी है, अपना गेट बैलेंस नहीं कर सकता, तो वो सभी चीज़ें मॉनिटर करनी है। पेशेंट को फिजियोथेरेपी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो सकता है पेशेंट को सिखाने के लिए कि वो कैसे शावर ले, क्योंकि ऐसे पेशेंट को क्या होता है कि छोटे छोटे टास्क करने में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनकी जो मसल है वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे। तो शावर लेना, खाना खाना, चलना फिरना या फिर बेड से भी उठना, ये सभी भी उनको एक टास्क लगता है। तो इसके लिए एक तो कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग भी चाहिए क्योंकि इसमें फॉल रिस्क भी बढ़ जाता है। साथ में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऐसे पेशेंट्स को चाहिए होती हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी भी चाहिए अगर स्पीच एंड लैंग्वेज अफेक्ट हुई है तो। इसके अलावा क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर अफेक्ट हो रहा है तो इनटेक आउटपुट भी मॉनिटर करना होता है, क्योंकि अगर इनटेक आउटपुट इसलिए मॉनिटर करना है क्योंकि अगर रिटेंशन हो रही है तो पेशेंट का जो आउटपुट है वो कुछ नहीं आएगा, तो उसमें हमको पेशेंट को कैथेटराइजेशन करना है। अगर यूरिन आउटपुट बहुत एक्सेसिव है तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकती है ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण, तो ये सभी चीज़ें हमको मॉनिटर करते रहना है पेशेंट को। इसके अलावा विजन भी डिस्टर्ब होता है पेशेंट का, तो विजन डिस्टर्बेंस किस तरह से होती है, ब्लरी विजन, डार्क स्पॉट्स भी नजर आते हैं पेशेंट को, ब्लैक कलर के स्पॉट्स भी नजर आते हैं अपने विजन में। तो अगर विजन डिस्टर्ब हो रहा है तो भी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है, ड्राइविंग पेशेंट नहीं कर पाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफ़िकल्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट के लिए, जो उनकी लाइफ को मैनेज करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्रॉपर हेल्प से, गाइडेंस से पेशेंट अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकता है प्रॉपर ट्रीटमेंट से, और अपने जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।